देख पराई चूपड़ी मत ललचाए जीव, सूखी रोटी खाए के ठंडा पानी पी। कबीर इन पंक्तियों में भले ही दूसरों की समृद्धि से जलने के बजाय जो हमारे पास है उसमें खुश रहने को कह गए हैं, लेकिन इस दोहे में उन्होंने जिस सूखी रोटी का जिक्र किया, आज बात उसी रोटी की महिमा की। गोल गोल और गर्मा गर्म रोटियां खाते समय कभी आपने सोचा है कि रोटी सबसे पहले कहाँ बनी, किसने इसे बनाया होगा? रोटी को गोल बनाने का चलन कैसे आया होगा? हाथ से बनने वाले टिक्कड़ से लेकर रोटी मेकिंग मशीन तक रोटी की कहानी बहुत मज़ेदार है। पहली रोटी कब, कहाँ और कैसे बनी, इसे लेकर ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, बस कुछ लोग धारणाएं हैं जो प्रचलित हैं। कुछ लोगों का विश्वास है कि रोटी का आविष्कार 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था। सिंधु सभ्यता में मोटे अनाज के रूप में जौ की खेती के प्रमाण मिले हैं। वहीं कुछ लोग रोटी को पूर्वी अफ्रीका की देन मानते हैं। माना जाता है कि पूर्वी अफ्रीका के आदिवासियों के दक्षिण एशिया की ओर पलायन ने रोटी को भारत से मिलवाया। प्राचीन शास्त्रों में रोटी का उल्लेख मिलता है। मुगल काल में लिखे गए कई शोधों में मटन और रोटी को अकबर का पसंदीदा भोजन बताया गया है। रोटी का सबसे प्राचीन और प्रबल प्रमाण मिस्र में मिलता है। यहाँ करीब 3500 साल पुरानी कब्र के साथ एक टोकरी मिली, जिसमें आटे की गोल, चौकोर और भी दूसरे आकार की रोटियां मिली। ये टोकरी और उसमें रखी रोटियां आज भी न्यूयॉर्क के म्यूजियम में सुरक्षित हैं। मध्य एशिया से लेकर यूरोप तक ब्रेड मुख्य भोजन हुआ करता था। कमोबेश आज भी ऐसी ही स्थिति है, लेकिन एक दौर ऐसा भी आया था जब रोटी की प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि लोग इसे लंबी यात्राओं में साथ ले जाते थे। उनका मानना था कि दूध से गुथे हुए आटे की रोटियां या पूड़ी लंबे समय तक चलती हैं, जिन्हें खाया जा सकता है और वो ब्रेड से बेहतर होती हैं। देखिए, होता तो आजकल भी ऐसा ही है। मध्य एशिया से अगर कोई यहाँ पर भारत में या कहीं भी यात्रा कर रहा होता है, उसके पास खाने के लिए, जब उसको लंबी यात्रा करनी होती है, उसके पास खाने को बहुत दिनों तक सामान रखना होता है अपने लिए, तो वो अक्सर यही करते हैं कि वो गेहूं के आटे में दूध से गूंथ लिया और उसकी रोटियाँ पराठे बनाकर रख लिए। इवन अगर आप देखें तो भारत में भी अगर हम देखें तो आपको ये बात नज़र आएगी कि जब बिहार की तरफ से या यूपी की तरफ से, खासकर बिहार के यहाँ से, क्योंकि बिहार से ज़्यादा मजदूर माइग्रेट हुआ, तो आपको देखने को मिलेगा कि सत्तू जो था, सत्तू के पराठों का जो चलन है, वो इसमें एक बहुत बड़ी आपको भूमिका दिखाएगा कि वो सत्तू के पराठों को बना लिया जाता था और उसको रख लिया जाता था। क्योंकि जब सफ़र लंबा होता था और गरीब आदमी अपने साथ क्या रख कर लेके जाए और रास्ते में खरीदने की कोई इतनी गुंजाइश रहती नहीं थी, तो वो ये करता था कि सत्तू के पराठे या सत्तू की लिट्टी बनाकर रख लिया करता था अपने साथ में, और वो कई कई दिनों तक चल जाती थी। तो ये प्रक्रिया जो है, ये पुराने समय से लेकर आज तक लगातार चल रही है। भोजन में भी रोटी का सबसे ज़्यादा महत्व है, क्योंकि यही एकमात्र भोजन है जिसको प्रतिदिन खाया जा सकता है। हजारों साल पहले जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई, तब आदि मानव रोटी के बारे में नहीं जानते थे। वे पशुओं का शिकार कर उनके मांस से ही अपना जीवन चलाते थे। जैसे जैसे सभ्यताएं विकसित हुईं और मनुष्य एक समूह के रूप में रहने लगा, तो उसे खेती के महत्व का पता चला। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक दौर ऐसा भी था जब रोटियों का व्यापार चरम पर था।
दुनिया के कई देशों में रोटियां मुद्रा के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। देखिए, अगर आप मिस्र का इतिहास पढ़ें तो आपको एक बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी कि वहाँ पर एक वक्त ऐसा था जब रोटियों को मुद्राओं की तरह इस्तेमाल किया जाता था। अगर आप इतिहासकार हेरोडोटस की किताब को पढ़ें तो आपको एक बात नज़र आती है कि वो अपनी किताब में लिखते हैं कि जो पहले हम जैसे आटा गूंथने की हमारी जो प्रक्रिया है, जिसमें हम पानी डालकर गेहूं को आटा गूंथा जाता है, तो मिस्र में आटे को पैरों से गूंथा जाता था। और जो इनकी रोटियां बनाई जाती थी वो रोटियां सैनिकों को, अधिकारियों को और जितने भी कामगार जितने भी होते हैं उन सबको वो रोटियां मुद्रा के तौर पर दी जाती थी। मतलब उनके काम के एवज में उनको रोटियां मिलती थी। तो ये व्यापार के तौर पर रोटी का इस्तेमाल बहुत पुराने समय से होता जा रहा है। यहाँ तक कि अगर आप यूरोप में देखते हैं तो यूरोप में भी आपको ऐसा चलन मिलता है जहाँ पर रोटियों के बदले में जो है व्यापार किया जाता था। अच्छा, दिलचस्प बात ये थी कि यूरोप में जो रोटियाँ थी उनको एक प्रकार से जैसे हम कहें ठेके के तौर पर रोटियों का काम होता था। मतलब एक किसी भी एरिया में एक कोई बंदा है, उसको हमने रोटी का ठेका दे दिया, रोटी बनाने का ठेका दे दिया। अब वही सारे शहर के लिए रोटियां बनाएगा और शहर के हर बाशिंदे को उसी से रोटी खरीदना है। तो यूरोप में इस प्रकार से काम किया जाता था। फ्रांस में हमें इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती थी कि वहाँ पर रोटियां जो है वो उनको व्यापार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। भारत में आते आते हालांकि रोटियों का व्यापार के तौर पर इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटिश काल में भी इस चीज़ को हमने देखा था। यहाँ तक कि अगर हम देखें तो 1857 की जो क्रांति हुई थी भारत देश में, उसमें सैनिकों को रोटी ही दी जाती थी जब वो अपने युद्ध के लिए जाते थे। और भारत में हुए स्वतंत्रता संग्राम में जो रोटी और कमल का जिक्र आता है वो भी कहीं ना कहीं ये बताता है कि रोटी का कितना पुराना और कितना प्रचलित इतिहास रहा है। रोटी को प्राचीनतम नहीं माना जा सकता। ऋग्वेद में रोटी का उल्लेख नहीं है। हाँ, चावल या धान का जिक्र जरूर मिलता है। यज्ञ में भी धान और जौ का प्रयोग किया जाता था और चावल आर्यों का और आर्यों से पहले द्रविड़ों का पसंदीदा भोजन हुआ करता था। भारत में परंपरागत रूप से मोटे अनाज का चलन रहा है। मोटे अनाज को उगाने में किसी तरह के तामझाम की जरूरत नहीं होती। धीरे धीरे हमने मोटे अनाज को खुद से दूर कर लिया और हमारी जिंदगी से जौ, बाजरा, मक्का, चना दूर होते गए। देखिए, इसके लिए ज़्यादा पुराना इतिहास नहीं, अगर हम सिर्फ 50-60 साल पहले ही देखें तो आपको ये बात समझ में आएगी। खासकर जब बंगाल में अकाल पड़ा तो करीब करीब 20 लाख लोगों की मौत हुई। उसके बाद हमें समझ में आया कि हमारे देश को खाद्य संपन्न होना बहुत ज़रूरी है। तो हरित क्रांति ने प्रवेश किया। हरित क्रांति ने जब हमारे देश में प्रवेश किया, उसी दौर में अगर हम देखें तो हमें नज़र आता है कि हमारे दादा दादी के दौर में ही घर में बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी बना करती थी। सुबह उसी रोटी को जो है दूध में या चाय में मीड़ कर खा लिया जाता था और सब चीज़ें बड़ी आसानी से होती थी। लेकिन उस दौर में जब घर में एक जगह 1 किलो आटा या 2 किलो आटा या किसी भी सामान्य घर में रखा जाता था और वो आटा इसलिए इस्तेमाल होता था कि कोई मेहमान आएगा या कोई विशेष अतिथि आना है तो उसको गेहूं के आटे की रोटी खिलाई जाएगी। और धीरे धीरे करके एक जहन में, खासकर किसान तबके के या गरीब तबके के या जो थोड़ा विपन्न तबका था, उसके दिमाग में एक बात घर करती गई कि जो गेहूं का आटा है वो संपन्नता का प्रतीक है। और साथ में ये बात भी घर करती गई कि जो बाजरा का आटा या ज्वार का या मोटा अनाज जो है वो कहीं ना कहीं विपन्नता का प्रतीक है। तो इसने क्या किया, इसने गेहूं के आटे को तवज्जो देना शुरू कर दिया और मोटा अनाज धीरे धीरे करके हमारी ज़िंदगी से बाहर होता चला गया। अब आज के दौर में अगर हम उसको देखें तो हमें बात नज़र आती है कि जिस प्रकार से हम लाइफस्टाइल डिजीज़ में के बीच से जूझ रहे हैं, शुगर हो रहा है, बीपी हो रहा है, तो अब इसी मोटे अनाज की तरफ हम जा रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें संपन्नता और विपन्नता की बात नज़र आती है कि भाई वो बीमारी जिसको होती है तो उसके लिए हम ये वाला अनाज इस्तेमाल करेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि वो संपन्न है, क्योंकि संपन्नता की बीमारी इनको बता दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अनाज को संपन्नता और विपन्नता से जोड़ने के कारण ही हमारे बीच से अनाज दूर होता गया या अब धीरे धीरे करीब आता जा रहा है। आज एक बार फिर भारतीय समाज अपनी इम्यूनिटी को लेकर संघर्ष कर रहा है। ऐसे में जरूरी है कि हम मोटे अनाज की ओर लौटें। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको एक ऐसी रोटी का स्वाद चखाएंगे जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है।
आप किसी बीमारी से परेशान हैं, चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। रोटी के इतिहास के बाद आइए आपको हरियाणा और राजस्थान की बाजरे की रोटी के स्वाद से मिलवाते हैं। इसमें से एक का स्वाद मीठा है और दूसरे का नमकीन। तो शुरुआत करते हैं मीठे से, यानी बाजरे की रोटी का चूरमा। बाजरे की रोटी आमतौर पर सर्दी में खाई जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बाजरा गर्म होता है। शारीरिक गतिविधि और खेलकूद से दूर होता समाज घी और बाजरे को पचा नहीं पाता। हालांकि किसान की थाली में घी, बाजरा और ताजा गुड़ आज भी मौजूद है। बाजरे की रोटी का चूरमा जितना सेहतमंद होता है, बनाने में भी वो उतना ही सरल है। इसके लिए सबसे पहले बाजरे की रोटी बनाई जाती है। बाजरे की रोटी को बेला नहीं जाता, बल्कि उसे थापा जाता है। बाजरे के आटे को गूंथ कर भी नहीं रखा जाता। बस बाजरे के आटे को बर्तन में लीजिए और तवा गर्म होने के लिए रख दीजिए। जब तक तवा गर्म हो रहा है, थोड़ा सा पानी हाथ में लेकर उसकी पेड़ी बनाइए। हाथ को गीला करके थाप कर रोटी तैयार कर लीजिए। चूंकि मोटे अनाज में ग्लूटीन कम होता है, इसलिए ये पानी ज़्यादा सोखता है और तुरंत सख्त हो जाता है। बस हाथ से थेपी गई रोटी को गर्म तवे पर रखिए और जैसे ही एक तरफ सिक जाए, उसे दूसरी तरफ से सेंक कर सीधे चूल्हे की आंच में पका लीजिए। जब रोटी पक जाए तो उस पर पहले घी डाल देते हैं। रोटी घी पी ले तो उस पर शक्कर या खार डाली जाती है और फिर दोबारा पर्याप्त मात्रा में घी डाला जाता है। चूरमा बनाने के दौरान घी की कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाजरे की रोटी भुरभुरी बनती है, इसलिए आसानी से चूरा हो जाती है। और जब इसके साथ घी और ताजा शक्कर मिलती है, तो इसका स्वाद जुबान से सीधे दिल तक जाता है। उम्मीद है बाजरे के चूरमे का मीठा स्वाद आप तक पहुंच गया होगा। तो अब बात करते हैं कुछ नमकीन की और देखते हैं कैसे बनती है मिस्सी रोटी। मिस्सी रोटी दो तरह से बनाई जाती है, एक पंजाबी तरीका, दूसरा राजस्थानी तरीका। इन दोनों तरीकों में बस एक फ़र्क होता है। जहां पंजाबी मिस्सी रोटी में मेथी डालकर आटा गूंथा जाता है, वहीं राजस्थानी रोटी में अजवाइन डाली जाती है। कुछ लोग चने के आटे में गेहूं डालकर मिस्सी रोटी खाते हैं, वहीं कुछ लोग बेसन से मिस्सी रोटी तैयार करते हैं। यदि मिस्सी रोटी सिर्फ बेसन से बनाई जाए तो उसे थापना पड़ता है। मिस्सी रोटी के लिए सबसे पहले हम बेसन में नमक और अजवाइन डालकर उसका आटा गूंथ लेते हैं। फिर अपने हाथों को पानी से गीला करके रोटी को थाप लिया जाता है और इसे गर्म तवे पर रख देते हैं। अगर रोटी चिपक रही है तो पहली रोटी के दौरान थोड़ा सा तेल तवे पर लगा लें। इसके बाद आगे की रोटी बनाना आसान हो जाता है।
और रोटी को दोनों तरफ से पक जाने के बाद धीमी आंच पे सेक लिया जाता है। आमतौर पर मिस्सी रोटी को कुटी हुई लाल मिर्च और लहसुन की चटनी के साथ खाया जाता है। तो चलिए चटनी भी तैयार कर ही लेते हैं। इसके लिए हमें सूखी लाल मिर्च चाहिए। इस लाल मिर्च को हमने आधा घंटा पहले पानी में गला दिया था। इसकी दो वजह होती हैं, एक तो मिर्च अच्छे से पिस जाती है, दूसरा इसके बीज पानी में ही रह जाते हैं। इस तरह से मिर्च रंग और स्वाद तो देती ही है, लेकिन नुकसान नहीं करती। इन दिनों पूरी दुनिया कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रही है। इस दौरान खून में थक्का जमने की शिकायत भी देखने को मिल रही है। लाल मिर्च में सैलिसिलेट्स नाम का तत्व पाया जाता है, जो खून को पतला करने का काम करता है। यही वजह है कि राजस्थान जैसी गर्म जगह पर ज़्यादा लाल मिर्च का सेवन किया जाता है, जिससे डिहाइड्रेशन की वजह से खून में होने वाला गाढ़ापन रोका जा सके। इस गली हुई मिर्च को कूटा जाता है, फिर उसमें लहसुन डाला जाता है। दोनों को अच्छी तरह से कूट लेने के बाद इसमें धनिया पाउडर, अमचूर और नमक डालकर तैयार कर लिया जाता है। मिस्सी रोटी के साथ राजस्थान, हरियाणा में धुंगार का सीत भी परोसा जाता है। हरियाणा के कई इलाकों में छाछ को सीत कहा जाता है। इसे बनाने का तरीका बिल्कुल साधारण है। इसके लिए सबसे पहले एक प्लेट में उपले को जलाकर रख दें। इस जलते हुए उपले में मक्खन डाला जाता है और जब मक्खन के जलने से धुआं उठने लगे तो उसे एक मटकी से ढककर 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। फिर इस मटकी में ताज़ा भिगो कर निकाली गई छाछ को डाल दिया जाता है और ढककर छोड़ दिया जाता है। बाद में इसमें अजवाइन और नमक का मसाला डाला जाता है। आप इसे नाश्ते में भी खा सकते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि सुबह का नाश्ता भारी होना चाहिए। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बंगाल के एक पराठे का स्वाद चखेंगे, जिसे पीटा जाता है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। अब चलते हैं बंगाल और बात करते हैं वहाँ के दो खास पराठों की। उसमें से एक का नाम तो बेहद दिलचस्प है, पिटाई पराठा। यह कोलकाता का फेमस स्ट्रीट फूड है और इसको बनाने की विधि भी बेहद रोचक है। पिटाई पराठा बनाने के लिए मैदे को पहले तेल से अच्छी तरह मोइन दिया जाता है। फिर गूंथे हुए आटे से बहुत पतला पराठा बेला जाता है। इस पराठे को फिर तेल लगाकर परत बनाई जाती है और फिर कई परतों में लपेटकर इसे अच्छी तरह फिर बेला जाता है। फिर इसे तवे पर सेकते हैं। इसे अच्छी तरह तेल लगाकर कुरकुरा सेका जाता है और जब पराठा सिक जाता है तो तवे से उतारकर इसके नाम के अनुरूप इसकी पिटाई की जाती है। दोनों हाथों से इसकी जब अच्छी तरह पिटाई हो जाती है तो ये पराठा पूरी तरह टुकड़ों में बदल जाता है। फिर इसे चने की सब्जी के साथ परोसा जाता है।
कोलकाता के बाजार में पराठा पीस के हिसाब से नहीं बल्कि तौल से दिया जाता है। पिटाई पराठे के बाद अब आपको बंगाल के एक और स्वाद से परिचित कराते हैं, मुगलई पराठा। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, ये मुगलिया संस्कृति की देन है, लेकिन वक्त के साथ मुगल पराठे ने भी अपने कई रूपों को बदला है और ये नॉन वेज से वेज हो गया। असली मुगलई पराठा कैसे बनता है वो हम आपको बताते हैं। मुगलई पराठा बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में आटा लेते हैं, फिर आटे में स्वाद के मुताबिक नमक मिलाते हैं और आटे को मोइन देने के लिए उसमें तेल डालकर उसे अच्छी तरह मसला जाता है। फिर आटे को गूंथा जाता है। इसका आटा ज़्यादा पतला नहीं गूंथा जाता। आटा गूंथने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए अलग रख देते हैं। दरअसल कोई भी आटा गूंथने के बाद थोड़ी देर तक रखना अच्छा होता है। इस तरह से आटा अच्छी तरह फूल जाता है और रोटी या पराठा नरम बनता है। जब तक आटा आराम कर रहा है तब तक हम इसके भरावन की तैयारी कर लेते हैं। मुगलई पराठे के भरावन को तैयार करने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में तेल को गर्म किया जाता है। कोशिश की जानी चाहिए कि फ्राई पैन या कढ़ाई को पहले गर्म किया जाए, तब उसमें तेल डाला जाए। ये कुकिंग के लिहाज से एक अच्छी प्रैक्टिस है और इसमें गैस की भी बचत होती है। भरावन बनाने के लिए हमें अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट, बारीक कटी हुई प्याज, कटी हुई हरी मिर्च, हल्दी, जीरा, धनिया, बिस्किट पाउडर और नमक चाहिए। इसे एक एक करके गर्म तेल में डालकर भुना जाता है। सबसे पहले अदरक, लहसुन, प्याज का पेस्ट डालकर भून लेते हैं। जब यह मसाला अच्छी तरह भूनकर लाल हो जाए, फिर उसमें जीरा, धनिया का पाउडर, फिर हल्दी और फिर बिस्किट पाउडर डाला जाता है। ये पाउडर मसाले को भुरभुरा रखता है। जब मसाला अच्छी तरह से भुन जाए तो उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब पराठा बनाने के लिए आटे की लोई बनाकर उसे पतला बेल लेते हैं और इस पर थोड़ा तेल लगा दिया जाता है। अब एक दूसरे बाउल में 2 अंडे फोड़कर रख लीजिए। अब इसमें पहले से तैयार मसाला डाल दीजिए और उसके बाद इसमें बारीक कटा प्याज और हरी मिर्च भी डाल दीजिए। फिर इसे अच्छी तरह मिक्स करना जरूरी है। अब इसमें स्वाद के मुताबिक नमक डाल दिया जाता है। ये सारी तैयारी होने के बाद एक दूसरे फ्राई पैन को गर्म किया जाता है और उसमें अच्छी मात्रा में तेल डालते हैं। फ्राई पैन में तेल की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि पराठे को फ्राई किया जा सके। अब बेले हुए पराठे पर भरावन को अच्छी तरह फैलाकर एक पैकेट की तरह बंद किया जाता है। इस पैकेट नुमा पराठे को तेल में डालकर धीमी आंच पर पकाया जाता है। इसे पकाने में समय देना जरूरी है क्योंकि पराठा मोटा होता है। अगर तेज आंच पे पकाया जाएगा तो पराठा ऊपर से तो पक जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। पकने के दौरान तेल को पराठे पर डालते रहना चाहिए ताकि पराठा चारों तरफ से पकता रहे। अब अच्छी तरह सिके हुए पराठे को चाकू की मदद से 4 भागों में काटकर आलू दम और सॉस के साथ परोसा जाता है। पारंपरिक तौर पर मुगलई पराठा कीमे या अंडे के घोल के साथ बनाया जाता है, लेकिन आप अंडे की जगह हरी सब्जियों का भी उपयोग कर सकते हैं। आप इसमें चाहें तो शिमला, गाजर या जो आपका मन चाहे वो सब्जी डाल सकते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए स्वाद के साथ, किसी नई जगह की तलाश में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बुरा वक्त है लेकिन बीतेगा ज़रूर। नमस्कार।